हैं और हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस कि जो हम अपने कंट्री में टैक्स के लॉज बनाते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इसमें से पास्ट पेपर में आज तक एक सवाल आया है और एक ही दफ़ा आया है, उसके बाद अभी तक उसने कभी पूछा नहीं है। पूछ सकता है कि बताएं जो टैक्स लॉज बनाते हैं उनके क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो ये है कि टैक्स जो है हमारा वो एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी इन नेचर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हुकूमत ये कभी भी नहीं कहती कि जी आपका दिल कर रहा है टैक्स दे दें, नहीं कर रहा ना दें। यहाँ आके वो जुम्मे के दिन मस्जिद में बैठ के लान नहीं करता शहबाज शरीफ कि अल्लाह नबी के प्यारो पाकिस्तान की बका के लिए टैक्स, ऐसे कुछ नहीं कहते भाई। वो कहते हैं 30 तारीख आ गई है, जिससे टैक्स ना दे जो हम करेंगे आपके साथ नस्लें भी याद रखेंगी। तो वो क्या करते हैं, ये बज़ौर ताकत लेते हैं बाय लीगली क्या करते हैं, ये आपसे उठवा रहे होते हैं, कलेक्ट करवा रहे होते हैं। तो ये हमेशा इन्फोर्स्ड होता है, लागू किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। ये आपसे ये नहीं कहते कि अगर आपका दिल कर रहा है तो जैसे चंदा नहीं मांग रहे, वो आपसे क्या मांग रहे हैं, टैक्स जो है वो मांग रहे होते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है, इन्फोर्स्ड होता है। उसके बाद है टैक्स इज जनरली पेएबल इन कैश। आपने जब भी टैक्स पे करना होता है कैश में पे करते हैं। अगर आपको टैक्स लायबिलिटी बनी 2 लाख रुपया, आपको कहिए जी 2 लाख रुपये टैक्स पे करना है, आप कहिए 2 लाख तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 3 बकरियाँ 2 लाख वाली, ये ले लें, ऐसे होगा? कभी भी नहीं होगा। आप ट्रैवल करते हैं मोटरवे पे, टोल टैक्स पे करना है, क्या ऑप्शन है, कैश। आप वहाँ पे बैठे ना कि भाई ट्रांसफ़र करवा लो, वो भी नहीं करवाएंगे आपसे, वो जैस कैश भी नहीं कराएंगे, इसी पैसा भी नहीं कराएंगे, क्या लेंगे, कैश ही लेंगे। तो नॉर्मली ये किस में होता है, कैश में ही पे होता है। ये जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते हैं, इनके तहत चेक्स के ज़रिए आप टैक्स वगैरह अपना पे नहीं कर रहे होते। उसके बाद है टैक्स हमेशा प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर होता है। टैक्स जो है वो हमेशा किस में लगाते हैं, हम परसेंटेजेस में लगा रहे होते हैं। टैक्स हमेशा किस में लगाते हैं, हम परसेंटेजेस पे लगाते हैं कि जी 2%, 3%, 4%। तो ये हमेशा प्रोपोर्शनेट होता है कि भाई जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, टैक्स ले रहे होंगे। फिर टैक्स लगाते किसके ऊपर है, टैक्सेस लगते हैं आपकी इनकम के ऊपर जो आपने पैसे कमाए हैं, आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, या आपकी वेल्थ के ऊपर, या आपके एसेट्स के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, टैक्स लगा के बैठे होते हैं। ठीक है, इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। करते हैं डिस्कस। उसके अच्छा, ये पेपर में 4 नंबर के मेरे ख्याल से आया था, तो उसमें कोई 4 पॉइंट लिखने होते हैं। आपने सारे तो लिखने नहीं है, आपने कोई से भी जो है आप क्या करेंगे, आप 3 या 4 पॉइंट जो हैं वो आप लिख सकते हैं। ये नहीं काम कर रहा। ठीक है, उसके बाद है टैक्स लगाता कौन है, स्टेट लगाती है, रियासत लगाती है। किसके ऊपर, जो उसकी जुरिस्डिक्शन में चीज़ें आती हैं, लोग, प्रॉपर्टी, एसेट्स, उनके ऊपर ही क्या किया जाएगा, टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। पाकिस्तान की हदूदों के यूद में, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में जो बंदे बैठे हुए हैं, उनकी जो इनकम पाकिस्तान से कमाई जा रही है, उनके जो एसेट्स पाकिस्तान से कमाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान उनकी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन पर ही टैक्स ले सकती है। अगर मेरे फ्लैट लंदन में है और मुझे ये कहें टैक्स दो, मैं नहीं दे सकता। क्यों, साफ सीधी बात है, वो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की हदूदों के यूद में, पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन में स्टेट की नहीं आ रही होती। वो किसकी जुरिस्डिक्शन में है, यूके की। तो कौन लेंगी, यूके गवर्नमेंट ही ले रही होगी, हम नहीं ले रहे होते। उसके बाद है टैक्स लगाता कौन है, लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही कानून पास करती है और पार्लियामेंट ही कानून पास करने के बाद ही हम क्या करते हैं, टैक्स ले रहे होते हैं। उसके बाद टैक्स लगाया क्यों जाता है, फॉर द पब्लिक, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए, फलाह बहबूद के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हमने अपना टैक्स जो है वो लगाया होता है। तो कोई से 4 पॉइंट जो हैं इसमें आपने लिख लेने हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। ये सवाल 2 दफ़ा आया है, ये सवाल पेपर में 2 दफ़ा आया है 3 नंबर का, कि स्टेट एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। साउंड का मतलब है अच्छा सिस्टम। बताएं एक अच्छा सिस्टम किन असूलों के ऊपर मुबनी होना चाहिए। तो ये 4 बातें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है फिस्कल एडिक्वेसी। देखिए फिस्कल का वर्ड जहाँ पे भी आता है ना उसका मतलब होता है कैश, पैसा। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिक्वेसी? सफिशेंट होना। अगर एक घर है, ठीक है, और घर में 10 अफराद हैं और कमाने वाला सिर्फ एक बाप है और ख़र्चे सबके वो पूरे कर रहा है, तो आप इस ख्याल से पूरे कर पाएगा? बाप सिर्फ एक मज़दूर है, उसकी सिर्फ 40,000 रुपये तनख्वाह आती है और खाने वाले 10 हज़रात हैं, तो वो घर कभी भी उसमें फिस्कल एडिक्वेसी नहीं होती। जो पैसे घर में आएंगे वो हमेशा कम होंगे, ख़र्चे जो हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और एट द एंड क्या होगा, घर हमेशा किस में चलेगा, खसारे में चलेगा, डेफिसिट में रहेगा। ऐसे ही है। बेहतर घर क्या होगा कि अगर 10 अफराद हैं तो 2 कमा रहे हैं, 3 कमा रहे हैं, 4 कमा रहे हैं, फिर सबकी कंट्रीब्यूशन आ रही है, सबके खर्चे पूरे हो रहे हैं, फिर हम कहेंगे यार ये घर वेल मैनेज हो रहा है। सेम गोज़ विद द कंट्री। कंट्री भी हमारा क्या है, घर है। अब कंट्री में पैसा कहाँ से आना है, आपको टैक्सेस में से आना है। अब आप देखें कि आपकी जो कंट्री की डिमांड है कि आपने एक साल में 1000 अरब रुपया चाहिए, तो आपको आपका टैक्सेशन सिस्टम जो है वो इतना कैपेबल हो कि वो आपको 1000 अरब रुपया जो है वो क्या करके ला सके, ला के दे सके। अगर वो आपके अखराजात पूरे नहीं कर रहा, जो आपके रेवेन्यू की नीड्स हैं अगर वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो फिर आपका सिस्टम इम्प्रॉपर है। हाँ, अगर आपको जितना रेवेन्यू चाहिए अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, अगर आपका सिस्टम आपको वो जनरेट करके दे रहा है, देन इट इज़ अ गुड सिस्टम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो फिस्कल का मतलब है पैसा, एडिक्वेसी का मतलब है सफिशेंट होना, कि एक अच्छा सिस्टम वो है जो हमारी पैसे की नीड को क्या कर रहा हो, मुकम्मल कर रहा हो। अगर हमें 100 रुपया चाहिए तो हमें 100 रुपया सिस्टम जनरेट करके दे रहा है। अगर हमें 1000 चाहिए तो सिस्टम हमें 1000 रुपया जो है वो क्या करके दे रहा है, जनरेट जो है वो करके दे रहा है। उसके बाद सेकंड है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है सबसे लेना। हमने ऐलान कर दिया कि सारे बच्चों से हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, दैट इज़ इक्वलिटी। बट दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन जस्टिस। ये जस्टिस नहीं है। अगर मैं सबसे टैक्स ले रहा हूँ, दैट इज़ इक्वलिटी होना चाहिए। लेकिन जस्टिस क्या है कि भाई सबसे उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक हमने क्या करना है, टैक्स जो है वो लेना है। इसके मुताबिक, पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक, जितना पे कर सकता है उससे हमने क्या करना है, उतना ही टैक्स लेना है। जितना कम पे कर सकता है उससे उतना कम लेंगे, जितना ज़्यादा पे कर सकता है उससे क्या लेंगे, उतना ज़्यादा टैक्स जो है वो ले रहे होंगे। तो ये 2 तो आपके इसमें आ रहे होते हैं, फिस्कल एडिक्वेसी और थ्योरेटिकल जस्टिस। उसके बाद है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के जो आपका मुतल्लिका अमला है, क्योंकि टैक्स लेने, टैक्स का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के तहत तमाम निज़ाम जो है हमारा रन हो रहा है। जो हम निज़ाम रन करने की बात कर रहे हैं वो निज़ाम आपका बेहतर होना चाहिए, वेल ट्रेंड ऑफिशियल्स होने चाहिए, पढ़ा लिखा स्टाफ होना चाहिए, आपका निज़ाम शफाफ होना चाहिए कि टैक्स की कलेक्शन में इंसान क्या हो, आसानी हो, मुश्किल निज़ाम ना हो, आसान हो। जितना टैक्स ईजी होगा लोग उतना ही क्या करेंगे, पे करेंगे। जैसे एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का टैक्स जो है वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम में आता है। दुनिया बड़ी आसान है। आपको अगर यहाँ का टैक्स आ जाए ना, पाकिस्तान के कैफ लेवल का भी अगर आप सीख ले, आप यहाँ पे बैठ के यूएई, यूएसए, यूके, इसके अलावा यूके थोड़ा सा फिर भी है, यूएसए हो गया, यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, इनका टैक्स यूँ कर लेते हैं। वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत सिंपल है। जितना कम्प्लेक्स सिस्टम हमारा यहाँ पे है पाकिस्तान का, तो वो सिस्टम ईजी है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, कि हर हुकूमत जो है वो अपने माशी अहदाफ जो है वो क्या करती है, सेट करती है। तो आपका सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए, आपके माशी अहदाफ को सपोर्ट करना चाहिए। आपका कंसिस्टेंट हो। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको पैसा चाहिए जो आपने डेवलपमेंट पे लगाना, तो आपका सिस्टम जो है वो क्या करके दे, आपको पैसा जनरेट करके दे, ताकि आप अपने तमाम माशी अहदाफ जो हैं वो क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो एक अच्छा सिस्टम जो है वो इन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या कर रहा होगा, बेस कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान। हमारा सिलेबस जो है ना वो यही है। 70% जो हमारे सिलेबस का पार्ट है
वो इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। 30% जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो सेल्स टैक्स का है, वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है ना, तो आप इस डायरेक्ट टैक्स के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर पूरे का पूरा ऐसे लिख सकते हैं कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ये आप प्रॉपर इसके ऊपर क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। लेकिन अगर हम अभी भी बात करें तो नाम ही शो कर रहा है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो हम डायरेक्टली आपसे ले रहे हैं, आपकी इनकम से, आपके एसेट से, आपकी वेल्थ से आपसे ले रहे हैं। आपने पैसे कमाए हैं, मैंने टैक्स आपसे लिया, आपकी इनकम से मैंने टैक्स आपसे लिया है। तो ये डायरेक्टली आपसे टैक्स लिए जा रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो क्या है, इनकम टैक्स, विच इज़ 70% ऑफ आवर सिलेबस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी इनकम किस तरह से कैलकुलेट होती है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पास सैलरी पे इनकम है, प्रॉपर्टी से इनकम आती है, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स, सारा कुछ हम देखेंगे। जब आप हम इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, आप इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, पूरा माय बेस्ट फ्रेंड कैसे लिख सकते हैं कि भाई डायरेक्ट टैक्स हमारा ये होता है। उसके बाद है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो है जो डायरेक्टली हम आपसे नहीं लेते, हम आपकी इनकम से टैक्स नहीं लेते, हम आपके एसेट पर टैक्स नहीं लगा रहे, फिर भी हम आपसे टैक्स लेके जा रहे हैं। आपसे पूछूंगा, आप सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को कोई इनकम नहीं होगी, आप तो पॉकेट मनी के ऊपर मोस्टली सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन टैक्स आप भी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। आप सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर टैक्स पे किया आपने बाइक का पेट्रोल डलवाया, उस पर टैक्स आपने पे किया। आज आप पूरे दिन में कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे, उसके ऊपर आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या ले रही होगी, टैक्स ले रही होगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली नहीं बल्कि आपसे इनडायरेक्टली लिए जा रहे हैं। हम आपकी इनकम के ऊपर नहीं बल्कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आप खर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स ले रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है, सेल्स टैक्स है, जो हम इसके बाद शुरू करेंगे। तो जब आप अपना सेल्स टैक्स कंप्लीट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है और गवर्नमेंट किस तरह से कैलकुलेट कर रही होती है और कितना चार्ज कर रही होती है, और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो भी आपको क्या हो जाएगी, समझ जो है वो आ जाएगी। तो ये आपने इसके ऊपर भी परेशानी होना, बिकॉज आप इनके ऊपर प्रॉपर जो है माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते। उसके बाद एक छोटी सी है हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल भी याद नहीं करनी, बिकॉज इसमें से कभी भी कोई सवाल आ सकता। तो ये टैक्स जो हमारा चल रहा है पाकिस्तान में, ये किस तरह से आया था। तो आपको पता है कि 1857 से पहले जो है वो मुग़ल सल्तनत थी, अयाशी थी, फुल टाइम, टेंशन कोई चीज़ की होती नहीं थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, मुग़लों को फेंटी पड़ गई, बहुत पकड़ के बजाया, बहुत मारा उनको। एंड पे क्या हुआ, अंग्रेज़ काबज़ हो गए। फिर जंग आज़ादी हुई 1857 की, वो भी हम हार गए। उसके बाद जब प्रॉपर यहाँ पे ब्रिटिश राज हो गया, तो उन्होंने फिर क्या किया था, 1860 में जो ब्रिटिश एम्पायर थी यूके वाली, उसका डेफिनेट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1860 जो है वो क्या कर दिया, नाफिज कर दिया। 1865 में उन्होंने क्या किया था, उसको फिर चेंज कर दिया 60 वाले एक्ट को, उसमें अमेंडमेंट्स करके। फिर 1896 में जो है उन्होंने क्या किया, जनरल इनकम टैक्स जो है वो लगा दिया ट्रेडर्स के ऊपर, जो ताजर हजरात थे उनके ऊपर क्या किया, इनकम टैक्स की जनरल प्रोविजंस जो है वो लगा दी। फिर जंग वो वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, हिटलर से पकड़ के बजाया और ये सारा पंगे पड़े। उसके बाद जो तमाम कंपनीज थी 1917 में जिनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, 50,000 से अबव थी, उसके ऊपर उन्होंने सुपर टैक्स एक्ट लगा दिया। फिर 1918 में उन्होंने वॉर अमेंडमेंट्स की, 1920 में 1917 के एक्ट को मज़ीद उसने चेंज किया, और 1922 में उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को और सुपर टैक्स एक्ट को कंबाइन करके इनकम टैक्स एक्ट 1922 नाफिज कर दिया पूरे खित्ते में। 47 में बन गया हमारा पाकिस्तान, लेकिन 47 में पाकिस्तान बनने के बावजूद 1979 तक अराउंड बनते हैं, ये 31-32 साल बनते हैं। 32 साल तक वही 1922 का कानून चलता रहा। फिर 1 जनवरी 1979 को पाकिस्तान ने अपना खुद का फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज किया। फिर 2001 में 23 साल के बाद उसको चेंज कर दिया गया, और आज तक हमारा वही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो चल रहा है। लेकिन इसमें हम हर साल अमेंडमेंट्स करते हैं, बजट देते हैं, और वही हम क्या कर रहे होते हैं, उसको लेकर चल रहे होते हैं। तो ये हिस्ट्री है, ये पेपर में कभी भी आपसे वो नहीं पूछेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर। अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं कि इसमें सवाल हमें पास्ट पेपर में आए कौन कौन से हुए हैं, ये देखते हैं। कि जी देखिए, पहला सवाल ऑटम 14 का, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव्स नॉन रेवेन्यू विच आर टैक्सेशन सिस्टम कैन अचीव। अब वही नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कितने के आए हैं, 10 नंबर के आए हैं। अगला सवाल, स्टेट एनी 5 ways थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव वही आप ट्रेड फ्री जोन बना रहे हैं एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स थी,
कितने का आया हुआ है 5 नंबर का। तो पहले 2 सवाल एक ही टॉपिक से, एक ही सेक्शन से आए हैं। उसके बाद आप थर्ड पे आते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अभी हमने बात की है, उसके बारे में सवाल आया। अभी 3 सवाल देख रहे हैं, यही 3 सवाल इस चैप्टर में आ रहे हैं सारे। इसके अलावा एक का सवाल चेंज करता है, बाकी ये 3 सवाल उसने हर जगह पूछे हुए हैं। अब देखिए ऑटम 14 में था, स्प्रिंग 15 में था और स्प्रिंग 15 में था, ये सवाल आए। अब हम चलते हैं ज़रा आगे स्प्रिंग 16 में, बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशन एक्सपेंडिचर्स टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज टू कैरी आउट अ टूल ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। सेम सवाल है, पीछे 10 नंबर का था, अब कितने का हो गया, 5 नंबर का हो गया। उसके बाद अब है स्प्रिंग 18, स्प्रिंग 16 के बाद 2 साल साथ नहीं आया था, फिर आया सवाल टैक्सेस ऑफ प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस। ठीक है, हमें पता है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। ये कितने से 5, ये कितने हैं 4। सर 5 सवाल हैं, 5 सवाल में अभी तक डिस्कस किए हैं, 4 सवाल एक ही दफ़ा हैं। एक सवाल चेंज था इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, बाकी एक ही सवाल जो है वो बार बार थोड़ी वर्डिंग चेंज करके क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ऑटम 18 में 10 नंबर का, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। सेम क्वेश्चन, अब ये भी सेम क्वेश्चन है, बट इसका पूछने का तरीका क्या हो गया है, चेंज हो गया है कि स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि उसने हमें केसेस गिवन किए हैं और उसने क्या कहा है, इसका हमें ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या किया जाए, बताया जाए। अब क्या क्या है, पहला है हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम। क्या होगा, हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए है। हायर टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, हम पढ़ के आए थे कि हम इंपोर्ट पर टैक्स क्यों करते हैं, ताकि लोकल इकॉनमी को चलाने के लिए। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन अंडर डेवलप एरिया को डेवलप करने के लिए। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, किस लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग कैनल, मतलब वो ट्रांजैक्शन जो कैश में हो रही है उस पर टैक्स है, जो बैंक पर टैक्स नहीं है। क्यों, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए। एंड जीरो रेटिंग, रेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे टैक्स 0% होगा, तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लेके चल रहे होते हैं। जीरो रेटिंग मतलब जीरो टैक्स, 0% टैक्स लगाते हैं। तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस का हमने पढ़े 3 प्रिंसिपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल और थर्ड क्या था हमारा, बेनिफिट प्रिंसिपल। तो वो 3 प्रिंसिपल उसने पूछे हैं। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो 7 सवालों में 4 दफ़ा ये आ चुका हुआ है और 4 दफ़ा वही पूछ चुका हुआ है, तो ये पूछ रहा है अच्छे खासा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सेम वर्डिंग भी चेंज नहीं हुई जो स्प्रिंग 21 में आया है, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, स्टेट एनी 5 वेज विच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सेम सवाल, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ऑटम 21, वही सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया कि स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या है, इंपोर्ट पे हाई टैक्स है लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए। फिर जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने के लिए, आपकी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए भी हम इसको लेके आ सकते हैं। फिर टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट विल ड्राइव बाय नॉन फाइलर, जो नॉन फाइलर बंदे हैं वो कैश जमा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो ताकि लोग फाइलर बने, उसको प्रमोट करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पे देंगे। फिर है जी हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, 2 पर्सपेक्टिव है, एक रिलीजियस है एक इकोनॉमिकल है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव ये है कि भाई इंटरेस्ट क्योंकि हराम होता है, डेट्स वाई इसको निगेट करने के लिए। सेकंड ये है कि अगर आपकी जो इकॉनमी है वो डिप्रेशन में है, लोग सेविंग कर रहे हैं, तो सेविंग करेंगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अगर हमने इंटरेस्ट पर टैक्स रेट अदा कर दिया, लोग सेविंग कम करेंगे, करेंसी आगे क्या लगेगी इकॉनमी में, इकॉनमी सर्कुलेट होगी, आपकी इकॉनमी जो है वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। 2 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। उसके बाद है डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन बच्चों का टैक्स रेट कम होगा ऑनलाइन सेल्स को, ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। टैक्स क्रेडिट टू द पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, वो बंदा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी देगा उसको हम क्या देंगे, टैक्स क्रेडिट देंगे। एडवांटेज क्या है इसका, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। उसके बाद
उसके बाद है स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विच द गवर्नमेंट अचीव बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन, आपके सामने है। और आखिरी है डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन, वही पढ़ा है फिजिकल एडिक्वेसी, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। तो ये सारे सवाल हैं इस चैप्टर में से। आपने देखा होगा कि 2 सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, एक टाइप्स ऑफ टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसके साथ हमारा चैप्टर जो है ये क्या होता है, ख़त्म होता है। अब कल इसका टेस्ट होगा आपका, और इसके बाद फिर जो हम स्टार्ट करेंगे डेट विल बी सेल्स टैक्स। आप सेल्स टैक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, फिर अपना इनकम टैक्स की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है नहीं।